एक समय की बात है, एक राजकुमार था। वह पढ़ने का बड़ा शौकीन था। उसके पास कई तरह की किताबें थीं, अच्छी अच्छी सुंदर किताबें, जिनमें तरह तरह की जानने योग्य बातें लिखी थीं। इन किताबों को वह खूब चाव से पढ़ता और देश दुनिया के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाता था। वह बहुत दिनों से जानना चाहता था कि स्वर्ग का उपवन कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसकी किताब में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। जब वह बहुत छोटा था और पहले पहल पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया था, तब उसकी दादी ने उसे स्वर्ग के उपवन की कहानी सुनाई थी। दादी ने बताया था कि स्वर्ग के उपवन में तरह तरह के फूल लगे हैं, एक से एक बढ़कर सुंदर और खुशबूदार। खाने में इतने मीठे हैं कि कुछ न पूछो। उनकी पंखुड़ियां जैसे शरबत में डुबोई गई हैं। उनमें से एक फूल पर इतिहास लिखा है, दूसरे पर भूगोल। कोई गणित का फूल है तो कोई व्याकरण का। जो कोई इन फूलों को खा लेता है, उसे तुरंत अपना पाठ याद हो जाता है। जितने ही फूल खाओ उतनी ही बुद्धि बढ़ती जाए। ऐसे अजीब से फूल खिलते हैं स्वर्ग के उपवन में। तब राजकुमार बहुत छोटा था और उसने इस कहानी पर विश्वास कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और उसकी बुद्धि बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसने सोचना शुरू किया कि इस कहानी का कोई दूसरा मतलब है। इस तरह की कहानियों का हमेशा कोई न कोई गहरा अर्थ होता है, जैसे आदम और हवा की कहानी। उसमें कहा गया है न कि आदम ने वह फल खा लिया था जो नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि वह पाप का फल था। अगर उस समय मैं वहां होता तो आदम को पाप का फल नहीं खाने देता और फिर दुनिया में पाप पैदा ही नहीं होता। राजकुमार अक्सर इस तरह सोचता था, इसलिए उसे लगा कि स्वर्ग के उपवन की कहानी का भी कोई अर्थ है। कहीं सचमुच में स्वर्ग का उपवन हो और वहां ऐसे ही फूल खिलते हो जैसे कि दादी बताया करती थी। इतिहास और भूगोल के फूल, गणित और व्याकरण के फूल, जिन्हें खा लो और पंडित हो जाओ। इसलिए बड़ा होकर भी अक्सर वह स्वर्ग के उपवन के बारे में सोचता रहता था। एक दिन राजकुमार जंगल में घूमने गया। वह अक्सर इस तरह घूमने निकल जाया करता था। कुछ देर तक वह घूमता रहा, फिर शाम हो आए और बादल घिरने लगे। थोड़ी देर में पानी बरसने लगा। देखते देखते पानी का जोर बढ़ गया। पानी इस तरह जमकर बरसा कि जैसे आसमान फट गया हो। अंधेरा इतना घना हो गया कि हाथ को हाथ नहीं दिखता था। राजकुमार मुसीबत में फंस गया। अंधेरे में कभी उसका पैर फिसलता था और कभी ठोकर लगती थी। सिर छिपाने की कहीं जगह नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी। पेड़ों के नीचे भी पानी से बचना मुश्किल था। पानी इस तरह मूसलाधार बरस रहा था कि राजकुमार बुरी तरह भीग गया। वह इतना थक गया कि उससे चला भी नहीं जाता था। किसी तरह गिरते पड़ते राजकुमार आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे कुछ आहट सी मिली। कुछ आगे जाने पर उसने देखा कि एक गुफा में रोशनी हो रही थी और आगे चलकर उसने देखा कि गुफा के बीच में आग जल रही थी। आग पर एक हिरन भूना जा रहा था। आग के पास ही एक अधेड़ स्त्री बैठी थी। देखने में वह काफी लंबी चौड़ी और ताकतवर मालूम होती थी। राजकुमार को देखकर वह बोली, आओ अंदर आ जाओ। आग के पास थोड़ी देर बैठकर अपने कपड़े सुखा लो। राजकुमार ने आग के पास ही जमीन पर बैठते हुए कहा, बाहर बहुत पानी बरस रहा है और आंधी भी चल रही है। उस स्त्री ने कहा, अभी क्या है, मेरे बेटे घर लौटेंगे तब मौसम और ज्यादा खराब हो जाएगा। ये तूफानों की गुफा है। मेरे 4 बेटे हैं, चारों 4 दिशाओं में रहते हैं। समझे तुम्हारे लड़के कहाँ गए हैं? राजकुमार ने पूछा। भला ये भी कोई सवाल हुआ? मेरे लड़कों को बहुत काम करना पड़ता है। इस समय वे राजा इंद्र के मैदान में बादलों के साथ गेंद खेल रहे हैं। ये कहकर उस स्त्री ने आसमान की ओर संकेत किया।
अच्छा, लेकिन तुम्हारी बोली बड़ी रूखी है। ऐसी स्त्रियों के बीच उठने बैठने का मुझे कोई मौका नहीं मिला। हाँ, मेरा कुछ रूखा होना जरूरी है क्योंकि मुझे अपने तूफानी लड़कों को काबू में रखना पड़ता है। ये दीवार पर टंगे हुए 4 बोरे देख रहे हो। वे इन बोरों से बहुत डरते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो मैं उन्हें इन बोरों में बंद कर देती हूँ और फिर जब तक मैं नहीं चाहती तब तक वे इनमें से निकल नहीं सकते। लो, एक तूफान तो लौट आया। यह उत्तरी तूफान था, ओले और बर्फ से भरा हुआ। उसमें बहुत ही ठंड थी। उसने सील मछली के चमड़े के कपड़े पहन रखे थे और बड़ा सा टोप भी पहन रखा था। जब वह अपने कपड़े झाड़ता था तो उसमें से बड़े बड़े ओले टपक पड़ते थे। उसे आग के पास जाते देखकर राजकुमार बोला, आग के बहुत पास न जाना। बाहर से आए हो, एकदम गर्मी लगेगी तो जुकाम हो जाएगा। उत्तरी तूफान खिलखिलाकर हंस पड़ा, बोला, जुकाम और मुझे, लेकिन तुम कौन हो? माँ, ये दुबला पतला पिद्दी सा लड़का कौन है? क्यों जी, तुम तूफानों की गुफा में कैसे चले आए? वह स्त्री बोली, यह मेरा मेहमान है। इसे तंग न करना वरना अभी तुम्हें बोरे में बंद कर दूंगी। कायदे से बैठो। बताओ, आज तुमने क्या क्या देखा और कहां कहां घूमे? उत्तरी तूफान करीब 1 महीने के बाद घर लौटा था। वह अपने किस्से सुनाने लगा। माँ, मैं उत्तरी ध्रुव से आ रहा। मैं रूसी मल्लाहों के जहाज पर बैठकर भालुओं के द्वीप गया था। उनके जहाज पर मैं अक्सर सोता रहता था। जब भी मेरी आंख खुली तो मैंने तूफानी चिड़ियों को अपने आसपास उड़ते पाया। बर्फीली आंधियों में उड़ने वाली वे चिड़ियां बड़ी अजीब होती हैं। और वह भालुओं का द्वीप भी बड़ा अजीब था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। कहीं बर्फ के पहाड़ हैं तो कहीं पिघली हुई बर्फ की नदियां। जगह जगह व्हेल मछलियों और उत्तर में पाए जाने वाले बड़े बड़े भालुओं की छठरियां पड़ी थी। वहां सूरज तो कभी उगता ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा उजाला फैल जाता। मैंने धीरे धीरे बहकर बादलों को साफ कर दिया। एक जगह मैंने एक छोटी सी झोपड़ी देखी जो मछली की खाल की बनी थी। जगह जगह समुद्री चिड़ियों के घोंसले थे जिनमें उनके नन्हे मुन्ने बच्चे भूख से चहचहा रहे थे। वारस नाम की शेर की शक्ल की मछलियां इधर उधर लुढ़क रही थीं और उनके लंबे लंबे दांत चमक रहे थे। मल्लाहों ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने रस्सी में बंधे लंबे लंबे भालों से मछली मारने की तैयारी की। एक बड़ा सा कांटा समुद्री घोड़े की छाती में लगा और खून बर्फ पर फैल गया। मुझे ये बड़ा बुरा लगा और मैंने समुद्र में तैरने वाले बड़े बड़े हिमखंडों को उनके जहाज से टकराना शुरू किया। मल्लाह चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन मैं और भी जोर से चीख कर बहने लगा। उन्हें मजबूर होकर अपना काम बंद करना पड़ा। आना सारा सामान वहीं फेंक कर उन्हें समुद्र की ओर भागना पड़ा। अब कभी वे भालुओं के द्वीप पर नहीं जाएंगे। तूफान की माँ बोली, अच्छा, अपनी शरारतों की कहानी रहने दो। लो, पश्चिमी तूफान भी आ गया है। और सचमुच एक भारी भरकम आदमी के रूप में पश्चिमी तूफान ने गुफा में प्रवेश किया। वह अमेरिका के घने जंगलों से आ रहा था। कुछ देर की बातचीत के बाद वह भी आने किस्से सुनाने लगा। माँ, इस बीच मैं बड़े घने जंगलों और दलदलों के बीच बहता रहा। वहाँ आदमी तो नाम लेने को नहीं थे। मैंने गहरी गहरी नदियाँ देखी, ऊंचे ऊंचे झरने देखे। एक बड़ा सा भैंसा एक जगह नदी में तैर रहा था, लेकिन देखते देखते वह बीच धार में बह गया। ये देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने बहुत से पेड़ उखाड़ डाले। इसके बाद मैं नारियल के पेड़ों के बीच बहता रहा। लंबे लंबे मैदानों में मैंने जंगली घोड़ों से छेड़छाड़ की। फिर बड़े मजे में इधर उधर घूमता रहा। तब तक दक्षिणी तूफान भी लौट आया। आते ही उसने उत्तरी तूफान से झगड़ा शुरू कर दिया। जब यह आता है तो मुझे जाड़ा लगने लगता है।
उन्हें लड़ते देखकर उनकी मां ने बीच बचाव किया और दोनों को बोरे में बंद कर देने की धमकी दी। तब कहीं जाकर वे दोनों शांत हुए। फिर दक्षिणी तूफान अपने किस्से सुनाने लगा। माँ, मैं अफ्रीका से आ रहा हूँ, वहाँ मैंने शेर का शिकार देखा। वहाँ की घास बहुत अच्छी होती है। वहाँ शुतुरमुर्ग अक्सर मुझसे दौड़ने में होड़ लिया करते थे, लेकिन भला वे मेरे मुकाबले में ठहर सकते हैं। मैं रेगिस्तानों में बहता रहा। एक बार मैंने ऐसा कारवां देखा जो रेगिस्तान में रास्ता भूलम गया था। लोग पानी के बिना तड़प रहे थे। उन्होंने एक एक करके अपने सारे ऊंटों को इसलिए मार डाला था कि उनके पेट से 2 चुल्लू पानी मिल जाए। मुझे भी खिलवाड़ करने की सूझी। मैंने बालू का अंधड़ उठा दिया। उस समय उन लोगों के चेहरे देखने के काबिल थे। मुझे बड़ा मजा आया। मैंने उन पर इतनी बालू बरसाई कि वे सब उसी में दब गए और उनके ऊपर बालू का एक पिरामिड खंडरा हो गया। अब अगर मैं वहां की सारी बालू उड़ा दूं तो उन लोगों की ठठरियां दिखाई देंगी। तुमने यह बड़ा बुरा काम किया। तुम ऐसे ही बुरे काम करते रहते हो। चलो इधर आओ। तूफानों की मां नाराज होकर बोली। उसने दक्षिणी तूफान को एक बोरे में ठूस दिया। वह इधर उधर लुढ़कने लगा तो वह उसी पर चढ़कर बैठ गई। राजकुमार बोला, तुम्हारे ये लड़के बड़े उद्यमी हैं। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि इनकी अक्ल किस तरह दुरुस्त की जा सकती है। लो, वह चौथा लड़का भी आ गया। इतने में पूर्वी तूफान आ पहुंचा। उसने चीनियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसे देखकर माँ बोली, ओह, तो तुम चीन देश गए थे। मैंने तो सोचा था तुम स्वर्ग के उपवन में गए हो। हाँ माँ, वहाँ मैं कल जाऊंगा। करीब 100 साल से वहाँ जा नहीं पाया हूँ। अभी तो मैं चीन से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने ऊंची ऊंची लकड़ी और बांस की मीनारों की घंटियाँ बजाई। वहाँ सड़कों पर लोग धर्म के नाम पर और पुण्य कमाने के उद्देश्य से मार खा रहे थे। उनके धार्मिक गुरु पीट पीट कर उनकी पीठों पर बांस की खपच्चियां तोड़ रहे थे। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने एक विशाल घंटे को घंघनाकर बजाया। माँ बोली, तुम भी बहुत शरारती हो गए हो। अब कल तुम जरूर स्वर्ग के उपवन में जाना। देखो, वहाँ बुद्धि झरने से खूब पेट भर कर पानी पीना न भूलना। मेरे लिए भी उस झरने का थोड़ा सा पानी ले आना। पूर्वी तूफान बोला, ठीक है माँ, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने दक्षिणी भैया को बोरे में क्यों बंद कर रखा है। जरा मैं उससे फिनिक्स नाम की चिड़िया के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं 100 साल बाद राजकुमारी से मिलता हूँ तो वह मुझसे चिड़िया के बारे में पूछती है। माँ, बोरा खोल दो, मैं तुम्हें 2 प्याला चाय दूंगा, बिल्कुल ताजी चीन की चाय।